नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। मैं हूं शुभम शंकधर और दिन की सबसे बड़ी सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए ऑन द शो, जहां पता चलेगा आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली खबर महंगे एटीएफ से जुड़ी। महंगा एटीएफ भारी पड़ रहा है एयरलाइंस कंपनियों पर। सरकार से गुहार लगाइए कि प्राइसिंग फॉर्मूला एटीएफ का बदल दीजिए। इसके बाद ईरान युद्ध का असर। मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया। एनर्जी की किल्लत की मार पड़ी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से भी खराब खबर आई। क्या कुछ है इस आंकड़े के भीतर, ये जानेंगे समझेंगे। रुपए में भारी गिरावट। $1 95 रुपए के करीब पहुंच गया। लगातार टूट रहा है रुपया। आगे क्या कुछ दिख रहा है रुपए के लिए, इसको जानेंगे समझेंगे। होर्मुज कब खुलेगा, सवाल जस का तस। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि होर्मुज के लंबे समय तक बंद रहने के लिए तैयार रहें। क्या मायने हैं इसके, कितने लंबे समय की ये तैयारी है होर्मुज पर इसी स्थिति को बनाए रखने की, और इसके क्या असर हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। स्मॉल कैप की वापसी। 12 साल में सबसे बड़ी मंथली तेजी की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स। वो तमाम लोग जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करते हैं, उनके लिए ये बड़ी राहत की बड़ी अच्छी खबर है। और इसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि मार्च तिमाही में केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद बढ़ी है। निवेश के लिए डिमांड में उछाल आया। और क्या कुछ है इस रिपोर्ट के भीतर, इसको भी जानेंगे समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर एयरलाइंस कंपनियों से जुड़ी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार से हवाई ईंधन के प्राइसिंग का फॉर्मूला बदलने के साथ आर्थिक सहायता की मांग की है। एयरलाइंस कंपनियों के संगठन FIA ने इन मांगों को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा है। एयरलाइंस का कहना है कि महंगे हवाई ईंधन की वजह से उनके ऑपरेशन पर खराब असर पड़ रहा है। सर, एटीएफ के प्राइसिंग फॉर्मूला में क्या बदलाव चाहती हैं एयरलाइंस कंपनियां? एटीएफ एयरलाइंसेस के लिए बहुत बड़ा संकट सी परिस्थिति बन रही है। इसे समझना जरूरी है। आंकड़ों के लिहाज से देखें, भारत में अगर आप देखें तो करीब करीब 73 रुपए पर लीटर के आसपास कीमतें इंटरनेशनल ऑपरेशंस में बढ़ी हैं। अगर पर किलोलीटर टर्म्स में देखें तो 96,000 रुपए से बढ़कर अब कीमत 2,07,300 रुपए पर किलोलीटर के आसपास हो गई। पूरे एक महीने में लगभग दोगुनी हो गई है। डोमेस्टिक ईटीएफ के प्राइसेस भी तेजी से बढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो और भी ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में एटीएफ की शॉर्टेज है, सप्लाई लिमिटेड है। तो इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती, भारत के एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वॉलेटिलिटी है, फ्लैक्चुअलिटी है। 30 से 40% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं एयरलाइंस कंपनियों के अगर ईटीएफ की कीमतें बढ़ती हैं। तो मांग जो की जा रही है वो दो तरीके से की जा रही है। पहली चीज तो ये कि प्राइसिंग मैकेनिज्म तय किया जाए जिसमें क्रैक बैंड बनाया जाए, एक ऐसा फार्मूला तय किया जाए जिससे कि प्राइसिंग स्टेबल हो। बार बार कीमतें जो रोज बढ़ रही हैं जिसके कारण कंपनियों के ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं, उनको ठीक किया जाए। दूसरा, तत्काल कंपनियों ने कहा है कि 11% की जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है एटीएफ पर, उसमें कमी की जाए, क्योंकि ये जैसे जैसे बेस प्राइस बढ़ता है वैसे ही ये बढ़ती चली जाती है। एडवलम ड्यूटी है तो कंपनियों पर टैक्स के कारण एटीएफ के प्राइस का बोझ और ज्यादा आता है। और एटीएफ को लेकर और भी मदद देने की फार्मूले को स्थिर करने की बात है। सरकार मदद दे चुकी है, अभी तो हाल में ही एक पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन अब कंपनियां बुरी तरह दबाव महसूस कर रही हैं। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से इस बात का कोई संकेत नहीं दिया गया है कि प्राइसिंग के फार्मूले में कोई बदलाव करेगी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को लेकर नए नियम तय कर सकता है। नए नियमों में एक्सचेंजों को बाजार चलने के समय नए स्ट्राइक शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। मौजूदा व्यवस्था में उठापटक के समय ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को लेकर सवाल उठते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सेबी नए नियम लाने पर विचार कर रहा है। सर, ऑप्शन पर स्ट्राइक प्राइस नियम में क्या बदलाव कर सकता है सेबी? दो तीन चीजें सेबी ने अपने प्रस्ताव में रखी हैं। एक तो जो इंट्राडे स्ट्राइक प्राइस का एक इंट्रोडक्शन किया जाएगा। नए स्ट्राइक प्राइसेस एक्सचेंज लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रांसपेरेंटली मैनेज किया जा सके, और एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाने की बात है सारे सेगमेंट में, जैसे स्टॉक्स में, करेंसीज में, कमोडिटी के ऑप्शंस में, सब जगह कॉमन फ्रेमवर्क हो, जिससे कि जो
जो जो वेरिएशन है और उस जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है उसका उससे दुरुपयोग की संभावना ना बनती दिखाई दे। और दूसरा ये कि फ्रेमवर्क ये भी तय करेगा कि सिस्टम को कैसे लागू किया जाए, पीरियडिक इसके रिव्यू होंगे, डिस्क्लोजर करेंगे। बाजार ये चाहता भी था क्योंकि इससे प्राइस की डिस्कवरी बेहतर होती है, स्ट्राइक प्राइस मार्केट के लेवल से क्लोजर में आते हैं तो बाजार को और ज्यादा ट्रांसपेरेंटली अपने प्राइस डिस्कवर करने में मदद मिलती है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से मार्च के दौरान देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। मार्च के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 4.1% रही, जो 5 महीने के निचले स्तर पर है। पश्चिम एशिया संकट से एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ा, जिसकी वजह से उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई है। सर, क्या सिर्फ एनर्जी की किल्लत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है या कोई और वजह भी दिखती है आपको यहाँ? सबसे ज्यादा असर एनर्जी के प्राइस का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ जो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं उन पर भी असर पड़ा है। हम इसमें बोनस पॉइंट में चर्चा करते रहे कि कच्चे माल की शॉर्टेज है, शिपिंग फ्रेट बढ़े हुए हैं, शिप्स अवेलेबल नहीं है। दोनों तरह से एनर्जी से और कंपोनेंट दोनों की लागत ने प्रभावित किया और इसलिए हमको भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। दूसरा, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और प्राइमरी गुड्स की सेल्स में भी गिरावट हुई है। उसकी वजह ये थी कि फेस्टिवल डिमांड धीमे धीमे खत्म हो गई, जीएसटी का जो नॉर्मलाइजेशन था वो भी अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो इस बीच में कंज्यूमर गुड्स की मांग में भी कमी आई है। कोर सेक्टर का इंडेक्स काफी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नीचे आया है, 19 महीने के न्यूनतम स्तर पर आया है। केवल नेचुरल गैस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में थोड़ी बेहतरी दिखाई देती है क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनकी शॉर्टेज थी और उनकी मांग में बढ़त हुई है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने मार्च तिमाही में रेवेन्यू का नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी की तरफ से ताज़ा जो नतीजे जारी हुए उनके मुताबिक मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। कंपनी ने पहली बार ये आंकड़ा छुआ है। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू 29% बढ़ा है। हालांकि रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी नेट प्रॉफिट में 7% की गिरावट आई है। कुल मुनाफा 3,590 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। सर, रिकॉर्ड रेवेन्यू होने के बाद भी मुनाफा घटा है, इसकी क्या वजह है? अब मारुति की जो सेल्स की स्टोरी और जो फाइनेंशियल्स की स्टोरी उसमें थोड़ा अंतर भी है और तस्वीर भी दूसरी है। अगर आप अंदर जाकर इसको कुरेदने की कोशिश करें तो टॉप लाइन ब्राइट और बॉटम लाइन टाइट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रांग है पर प्रॉफिटेबिलिटी पर में काफी बुरा असर पड़ा है जो दिखाई देता है। रेवेन्यू करीब 52-53 हजार करोड़ के आसपास रहा, 28% की बढ़ोतरी है। नेट प्रॉफिट में गिरावट है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी को डिस्काउंट भारी देने पड़े, इनपुट कास्ट में बढ़ोतरी हुई, हालांकि कीमतें भी बढ़ाई गई, फिक्स कास्ट में भी बढ़ोतरी हुई है और कारों का जो मिक्स है वो भी बिगड़ गया है, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स पर यूनिट प्रॉफिट्स पर गहरा असर पड़ा है। आने वाले महीनों में भी, मतलब आने वाले क्वार्टर में भी प्रॉफिट ग्रोथ पर दबाव रह सकता है। बाजार को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस रेवेन्यू पर प्रॉफिट में इतना असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, वॉल्यूम के साइड से निश्चित तौर पर जो डोमेस्टिक सेल्स हैं वो 24 लाख यूनिट से ऊपर निकल गई, जो काफी ऊंची हैं और मार्च की सेल्स में भी हमें अप ट्रेंड दिखाई दिया है। तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो कंपनी रुपए की कमजोरी के कारण, ईंधन की महंगाई के कारण, एल्यूमिनियम की शॉर्टेज के कारण, प्लास्टिक की शॉर्टेज के कारण आने वाले दिनों में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव रिफ्लेक्ट करती रहेगी। सर, एक और सवाल यहाँ पर कि रिकॉर्ड रेवेन्यू के बाद मुनाफा घटा, लेकिन उसके बाद भी अभी शेयर में अगर आप देखें तो वो दबाव नहीं दिख रहा। निवेशकों के लिए यहाँ क्या सलाह रहेगी? निवेशक फिलहाल कंपनी में की डिमांड में रिकवरी दिख रही है, लेकिन अगली तिमाही थोड़ा करीब से देखनी होगी। कीमतों में बढ़ोतरी भी आई है, उस कीमतों में बढ़ोतरी का क्या रिटर्न आने वाले दिनों में बाजार में दिखता है? क्या बाजार में स्ट्रक्चरली डिमांड पर और ज्यादा असर पड़ता है? क्योंकि ये सेल्स जो अभी बढ़ती दिखाई दी है, कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इसमें गिरावट हो सकती है। क्वार्टर थोड़ा मिक्स रहा है, बाजार हालांकि डिस्काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन अगले क्वार्टर में कोई बहुत बड़ी और अच्छी रिकवरी की या प्रॉफिट में किसी बड़ी तेज बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स भी गिरते दिखाई दिए हैं लैटिन अमेरिका और बाकी सब जगह। रीजन ऑब्वियस है क्योंकि शिपिंग के डिस्ट्रप्शंस थे, उसके कारण निर्यात भी नहीं बढ़ा है। भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। डॉलर का भाव 95 रुपए के करीब पहुंच गया। बुधवार को प्रति डॉलर रुपया 94.81 का स्तर छू गया। पहले कभी रुपया इस स्तर तक नहीं टूटा। कच्चे तेल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी और शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली रुपए में गिरावट के कारण के तौर पर देखी जा रही है। सर, रुपया 95 के करीब तो पहुंच गया, क्या 100 अब दूर नहीं?
ढलान तो काफी तेज है। कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी वही कारण है जिनको हम लगातार बात कर रहे थे। पिछली बातचीत में भी जो हमने किया था उसमें कहा था 93 से 95 का स्तर सामने दिखाई दे रहा है। डॉलर की मजबूती बड़ा असर डाल रही है। सेफ हेवन फ्लोज डॉलर में बढ़ रहे हैं। यूएस यील्ड्स में हमें भी थोड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से बिकवाली की है। करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी है। तो एक साथ बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो रुपए की कमजोरी की वजह बना रहे हैं। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है, पर आरबीआई ने अपनी नीति बदली है। आरबीआई अब रुपए की गिरावट को थामने की कोशिश नहीं करता, केवल अनयूजुअल वॉलिटिलिटी जब आती है तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मान के चलिए कि गिरावट आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तत्काल बड़ी कमी की संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका फायदा जरूर एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट की कॉस्ट आने वाले दिनों में काफी बढ़ेगी। और इसीलिए से मारुति या तमाम कंपनियां ऐसी हैं जिनके जिनकी कॉस्ट में रुपया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या रुपया या डॉलर में जो भुगतान किए जाते हैं कच्चे माल के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्हें करीब से देखना होगा, क्योंकि जो रूपी सेंसिटिव कंपनियां हैं, इंपोर्ट सेंसिटिव कंपनियां हैं, उन पर आने वाले दिनों में दबाव और बढ़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है और समुद्री जहाजों के लिए होर्मुज के खोलने पर भी स्थिति साफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि होर्मुज के लंबे समय तक बंद रहने के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज को खोलने के लिए ईरान उनकी मदद मांग रहा है। इधर एक तरफ ये भी दावा किया गया है कि भारत को ऑयल सप्लाई के लिए सऊदी अरब और यूएई अब होर्मुज को बाईपास करने में लगे हैं। हालांकि अप्रैल के दौरान भारत के तेल इंपोर्ट के आंकड़े देखें तो फरवरी की तुलना में इंपोर्ट अब भी 15% कम है। सर, मिडिल ईस्ट से क्या संकेत मिल रहे हैं? होर्मुज खुलने की संभावना जताएं या नहीं? ट्रंप और ईरान दोनों थोड़ा ठंडे पड़ गए हैं बातचीत को लेकर। अब जो तस्वीर हमने हम लोगों ने पिछली चर्चाओं में बताई थी कि ईरान ने बातचीत का दायरा बढ़ाया है, उसमें रशिया को शामिल किया है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी ये सोचना पड़ेगा कि इस बातचीत में ईरान की शर्तें माने या नहीं। और इसलिए जो संकेत दिख रहे थे पहले से भी कि ब्लॉकेट थोड़ा लंबा चल सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी तरह से ईरान को बातचीत की मेज पर बाध्य कर सकें। देखिए, जो नॉन ईरानी शिप्स हैं उनको अमेरिका जाने दे रहा है, और जो चाइना वाला ट्रैक है ईरान का वो लगातार खुला हुआ है। इसलिए लॉकजम जैसी स्थिति बनी हुई है। दोनों जो मीडिएटर हैं पाकिस्तान और ओमान, उन्होंने भी थोड़ा अभी बातचीत को धीमा कर दिया है। तो इसलिए होर्मुज खुलने की जल्दी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि शर्तें काफी सख्त हैं। ईरान ने काफी स्पष्ट रूप से शर्तें सामने रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी कोशिश अपने घरेलू चुनावों पर भी है और चीन से आने वाले दिनों में बातचीत पर भी है। इसलिए हमें कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दिखाई दी, क्योंकि होर्मुज को लेकर जो उत्साह दिखाई दिया था, जो कोशिश बन रही थी कि धीमे धीमे बातचीत रास्ते पर निकलेगी, वैसा अभी नहीं दिख रहा है। एक और सवाल सर, ये कि ट्रंप की रणनीति क्या है होर्मुज को लेकर? क्या वो खुद टोल वसूली चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप अभी स्पष्ट नहीं कर पाए। देखिए, होर्मुज को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव या प्लान में कोई भी चीज स्पष्ट होकर सामने नहीं आई। कहने के लिए ट्वीट्स में या पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर होर्मुज को कैसे वो गार्ड करेंगे, क्या वो इसे ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जिसको अमेरिका मैनेज करना चाहेगा, कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्योंकि खाड़ी देशों ने, जो बाकी देश जो इस क्षेत्र में अमेरिका के बेसिस संभालते हैं, उन्होंने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए। जबकि ईरान की रणनीति होर्मुज को लेकर बड़ी दो टूक और बड़ी साफ दिख रही है। और अब यहाँ अमेरिका खासी उलझन में में दिख रहा है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये जंग जीत ली है, ईरान में कुछ नहीं बचा है, लेकिन उसके बाद भी होर्मुज एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां सबसे बड़ा लेन देन होने वाला है, और उसके लिए उस सही बातचीत के मौके का इंतजार होगा। अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार घट रही है। ताजा सर्वे में पता चला कि ट्रंप अप्रूवल रेटिंग घटकर 34% पर आ गई है, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है। इससे पिछले सर्वे में 36% थी। वैश्विक व्यापार को लेकर ट्रंप के खराब फैसलों और ईरान के साथ युद्ध की वजह से उनकी अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आई है। सर, अमेरिका में ये जो मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले ट्रंप की रेटिंग घटना क्या बता रही है? ट्रंप की चुनौतियां बढ़ रही हैं, और ट्रंप की रेटिंग इसलिए नहीं केवल घटी है कि उन्होंने वार शुरू किया है। ट्रंप की ज्यादातर रेटिंग इसलिए घटी है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। $3 से $4 का जो पर गैलन का जो ऑयल का प्राइस है, वो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। और इसलिए जब रेटिंग के आंकड़ों को आप करीब से देखें तो डिसअप्रूवल उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर काफी तेजी से बढ़ रहा है।
84% के आसपास अमेरिकन अमेरिकन ये मान रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी का को प्रॉपरली और कायदे से नहीं संभाला जा रहा है। केवल 22% रिस्पोंडेंट्स ने कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामलों पर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को इंडोर्स किया है या सपोर्ट किया है। ये एक चुनौती है, जिस चुनौती को अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए शायद जल्दी दबाव पर में आएंगे, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण अमेरिकी बाजार में एनर्जी की कीमत बढ़ रही है। और दूसरा, वो ये भी चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से चीन के साथ कोई समझौता हो, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोहरी चुनौती का सामना कर रही है इस समय कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में। एक तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं, गैसोलीन महंगा हुआ है, और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाए हैं उससे अमेरिका में जो इंपोर्ट हो रहा है वो बेहद महंगा है, क्योंकि अभी तत्काल 1-2 साल में अमेरिका में इतनी औद्योगिक क्षमताएं नहीं बन सकती कि वो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सके। तो इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस अब 2026 के जो मिड टर्म इलेक्शन है जो नवंबर में होने, उसके लिए लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम एजेंसियां ये इशारा कर रही हैं कि ट्रंप के लिए 2026 का मिड टर्म मुश्किल हो सकता है। इसलिए शायद हमें आने वाले दिनों में कुछ और घटनाक्रम जियोपॉलिटिकल लेवल पर दिखाई दे सकते हैं। शेयर बाजार में अप्रैल के दौरान आई रिकवरी में सबसे ज्यादा बढ़त स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली है। अप्रैल से अब तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 19% चढ़ गया। मार्च अंत तक ये इंडेक्स 15,203 पर था और बुधवार को इसने 18,196 का स्तर छू लिया। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ये तेजी 12 साल में सबसे बड़ी मंथली तेजी है। सर, स्मॉल कैप इंडेक्स में या शेयरों में इस रिकवरी की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या नतीजे अच्छे थे या रिकवरी दिख रही है? क्योंकि 12 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, काफी बड़ा नंबर है। खबर तो अच्छी है, पर लेकिन अगर आप स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस को देखें तो बड़ा पाथ डिपेंडेंट दिखता है। 18% जरूर बढ़ा है, 2014 के बाद सबसे स्ट्रांगेस्ट मंथ है, लेकिन इसके पीछे 2-3 महत्वपूर्ण चीजें। एक तो लार्ज कैप में हमने तेज करेक्शन देखा, लगातार बिकवाली देखी, और स्मॉल कैप पूरी तरह करेक्ट हो चुके थे पहले ही, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में। तो वहां पर अब अच्छे स्टॉक्स को पिक करने की संभावना बनती दिखाई देती थी। रिजल्ट सीजन आया, अर्निंग सीजन की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। हालांकि अर्निंग सीजन मिक्स रहा है, लेकिन जो अच्छी कंपनियां स्मॉल कैप में उनको लेकर थोड़ी उम्मीद भी बढ़ी है। तो एक तो अर्निंग सीजन में बेहतर उम्मीद, लार्ज कैप में तेज गिरावट, और स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशन है वो खासे डिस्काउंट पर होना, इन सारी चीजों ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाई कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस था स्मॉल कैप का, उसको कंसोलिडेट करने के लिए लोगों ने निवेश करना शुरू किया। छोटे स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीद हमें आती दिखाई दी। लेकिन ये ट्रेंड सस्टेन करेगा कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रिजल्ट सीजन के बाद स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं। तो थोड़ा सतर्क होकर, लेकिन हाँ, लंबे समय बाद रिकवरी दिखाई दी है, थोड़ा पोर्टफोलियोज को ग्रीन करने का मौका मिला। एक और सवाल सर, ये कि स्मॉल कैप शेयरों में तेजी के बाद क्या मिड कैप और लार्ज कैप में भी ये रिकवरी दिख सकती है? मार्केट, जैसे आज हमने देखा, मार्केट में रिकवरी दिखाई दी, उसके बाद शाम को थोड़ी मुनाफा वसूली आती दिखाई दी। मिड कैप में अभी रिजल्ट के बाद तस्वीर साफ होगी। लार्ज कैप की तस्वीर पूरी तरह मिली जुली है। कुछ कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं जिनके नतीजे आ रहे हैं। फंडामेंटल स्टोरी अब नहीं बन रही है। जो स्टोरी है वो न्यूज या कंपनियों के रिजल्ट से ड्राइव की हुई है। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो स्ट्रक्चर में हुआ है कि अगर यहाँ से बाजार रिकवर होता है, मान लीजिए आने वाले दिनों में सीज फायर हो जाता है, होर्मुज खुल जाती है, जो ग्लोबल फैक्टर, जियोपॉलिटिकल फैक्टर परेशान कर रहे हैं इकोनॉमी को, वो अगर आसान होते हैं तो हमें तीनों सेगमेंट में अब मोमेंटम बनता दिखाई देगा। लार्ज कैप में तो रिकवरी आ ही जाती है जैसे ही बाजार थोड़ा बेहतर होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में, तीनों में मोमेंटम बनता दिखाई देगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये सारे संकट के बादल छटते हैं तो फिर अगले कुछ महीनों में हमें स्टॉक मार्केट में एक ऑल सेक्टर रैली जैसी परिस्थिति बनने की उम्मीद की जानी चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने मार्च तिमाही में गोल्ड की वैश्विक मांग और सप्लाई के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च तिमाही में निवेश के लिए गोल्ड की मांग बढ़ी है, लेकिन कीमतें ज्यादा होने की वजह से ज्वेलरी के लिए गोल्ड की मांग में कमी आई है। केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मार्च तिमाही में गोल्ड के बार और कॉइन्स की मांग 42% बढ़कर 474 टन रही। ईटीएफ को नेट खरीद 62 टन की रही। इस दौरान केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद 3% बढ़कर 244 टन दर्ज की गई। हालांकि ज्वेलरी के लिए मांग में 23% की गिरावट आई है। सर, रिकॉर्ड भाव पर भी केंद्रीय बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं, क्या मायने हैं इसके? दो महत्वपूर्ण ट्रेंड हैं। एक तो हमने आपको पहले भी बताया था कि केंद्रीय बैंक की खरीद चल रही, कुछ बैंकों ने बेचा है,
क्योंकि उनका मानना है कि वार खत्म होने के बाद डॉलर में फिर कमजोरी आएगी और उसके बाद करेंसी के जो पुराने चैलेंज हैं, जो चिंताएं हैं, वो वापस आती दिखाई देंगी। दूसरा, गोल्ड एक अपने काफी ऊंचाई पर था, वहां से करेक्ट हुआ है, तो एक किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनती है। अगर आप रीजनल डायनेमिक्स में भी देखें तो अमेरिका की में गोल्ड की डिमांड डबल हो गई, जबकि अमेरिका में डॉलर भी मजबूत हुआ है, यील्ड भी बढ़ रही है। इसके बाद भी जो अमेरिका के लिस्टेड गोल्ड ईटीएफ में उनमें बड़ा निवेश आ रहा है। इस बात का इशारा है कि निवेशक ये मान रहे हैं कि जैसे ही ये जंग की धुंध बैठेगी और ये धूल बैठेगी, उसके बाद गोल्ड में वापस तेजी आएगी। अमेरिका के जो ईटीएफ है उन्होंने उनमें उनकी एयूएम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई दिखाई दी हमें 2019 के बाद, जो ताजे आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इंट्रा ईयर के पैटर्न्स में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बना हुआ है। तो मार्केट इन्वेस्टमेंट लेड गोल्ड की डिमांड पर अभी भी दांव लगा रहा है। फिजिकल गोल्ड को लेकर चीजें उतनी अच्छी नहीं है। जो रियल इकोनॉमी की डिमांड है, ज्वेलरी और टेक की उसमें जरूर दबाव दिखता है, क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी होती है। पर इन्वेस्टमेंट की डिमांड आमतौर पर कीमतें बढ़ने के साथ उतनी तेजी से प्रभावित नहीं होती। ये बात इस फेज ने, जो ये फेज आया है, इसने हमें साबित की। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट, स्मॉल कैप से गोल्ड तक और हॉर्मुज से एयरलाइंस तक। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल नए संस्करण के साथ, नई किस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।